नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज लगातार लोकसभा चुनाव की हर सीट का विश्लेषण आपने सुबह से देखा होगा न्यूज नेशन पर, लेकिन इस वक्त हम चर्चा करेंगे बिहार को लेकर, झारखंड को लेकर, उड़ीसा को लेकर, दिल्ली को लेकर। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि जो वोट परसेंट अब तक सामने आया है, असल में उसके मायने क्या है, किसकी तरफ पलड़ा झुकता दिखाई दे रहा है, किसका वाकई में पलड़ा डाउन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा को लेकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी मेहनत की है, वहां के रिएक्शंस क्या हैं, वहां की चीजें किस तरीके से किसके फेवर में जा रही हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सचिन, दिल्ली की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर आज के रुझान क्या रहे? मैं तो गया था फील्ड। सबसे पहले आप ही बताइए, क्योंकि खुद अभी वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं, आपको क्या लगा, किस सीट पर आप गए थे और वहां पर क्या आपका आंकलन क्या कहता है? नॉर्थ ईस्ट में मैं था, लेकिन पूरे दिल्ली की अगर बात करें तो वाकई में टक्कर है। टक्कर कहने का मतलब यह है कि बहुत कम वोट परसेंट सुबह देखा गया था, अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर लोग घरों से निकलना ही नहीं चाहते। वो या तो लोकल मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर लोगों में नाराजगी थी, या फिर धूप थी गर्मी की वजह से। हालांकि हमने ये कहा था, मैं ऑन कैमरा भी उस वक्त कहा था कि दोपहर के बाद लोग निकलना शुरू होंगे। जब मैं वहां से आ रहा था तब महिलाएं घर से निकल रही थी, और जब महिलाओं से बातचीत की उन्होंने कहा भाई दिन भर हमने अपना काम धाम किया, बच्चों की छुट्टी है आज इलेक्शन की वजह से, तो ऐसे में उनकी सारी चीजें निपटा के उसके बाद हमने वोट डालना शुरू किया। तो उस वक्त 32-33% था, लेकिन अभी 49% के आसपास के आसपास इस वक्त वोट हो चुका है। यानी कुल मिलाकर यह है कि दोपहर के बाद रफ्तार पकड़ी है। अच्छा, ये संकेत अच्छे हैं। एक और चीज देखिए, तमाम अलग अलग मुद्दे तो है ही, तमाम पार्टियों ने अपने अपने तमाम दावे किए हैं, ग्राउंड पर जाकर डोर डोर कैंपेन भी किया, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन जब सर जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त मैं स्टूडियो में था, तो आपने एक बात का जिक्र किया कि महिलाएं जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रही है। और इस बार के इलेक्शंस में मैंने भी देखा है, या फिर जितने भी एक्सपर्ट्स उनका यही कहना है कि इस बार महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है, खास तौर पर आधी आबादी पर जोर इसलिए दिया गया है कि अगर उनका फेवर किसी पार्टी को मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो जीत जाएंगी। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत ऐसा पॉइंट है जिसका आकलन करना मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अलावा दूसरे पार्टियों के लिए बहुत जरूरी, मतलब वो समझ नहीं पा रहे माइंडसेट को, और साइलेंट वोटर कहला रही है महिलाएं। घर से निकलने के मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिली से आज बातचीत की है जिनके जो मेल कैंडिडेट थे वो बकायदा बता रहे थे कि मैंने किसकी तरफ इशारा किया या किसको वोट किया। फीमेल बताने को तैयार नहीं थी, वगैरह हमने कर दिया। इसका मतलब यही था कि वो फैमिली के मेंबर से या फैमिली हेड जो था उससे भी चर्चा नहीं, उनके अपने दिमाग में है किसको मुझे वोट देना है, और वो वोट कास्ट करके बकायदा चली आ रही है। तो ये बीजेपी को लेकर, बीजेपी जिसको लेकर कहती है कि भाई महिलाओं के लिए हमने काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ये चीजें पॉजिटिव जाती हुई ग्राउंड पे दिखाई दी। तो दिल्ली पर तो लगातार हम बात कर रहे हैं, अब जरा बात करते हैं बंगाल और बिहार और उड़ीसा की, क्योंकि वहां पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर वहां पर क्या होने वाला है। बंगाल तो ऐसा गढ़ है, हो गया है, ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है, जहां पर हर एक फेज में, हर एक इलेक्शन में कुछ ना कुछ जो है वो होता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी सुमित जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित जी आपसे पूछते हैं, हमने उस दिन अच्छा वोट डाल के भी आए, एक बार दिखा दीजिए आप पहले कि वोट डाल के आइए। देखिए क्लोज कैमरा करके देखिए, हमारे ऑफिस से जितने लोग हैं कि वो जाएं और अगर टाइम बचा हुआ है तो वोट जरूर डालें, अपने राइट का इस्तेमाल करें। अच्छा, उस दिन हमने दिल्ली पर बहुत ही ज्यादा बात की थी कि आखिर क्या होने वाला है, किसको वोट मिलने वाला है, किसका पलड़ा भारी है। अब तक अगर हम बात करें तो कितने वोटिंग 49% हो गए हैं दिल्ली में। अब क्या लगता है इतनी गर्मी के बीच में ना 49% पोलिंग होना, 3 बजे तक के आई थिंक आंकड़े आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में, और एक बात और है, यहाँ पर हमने देखा ना कि कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि एकदम 1-to-1 कॉन्टेस्ट हो रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसा मुझे लगता है कि पहले नहीं हुआ था, 2-3 इलेक्शन से तो नहीं हो रहा था, अलग अलग कैंडिडेट रहते थे। हाँ, मल्टीपोलर था। पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी पिछले 2014 के इलेक्शन या 2019 के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ था। इस बार ऐसा हुआ है, 1-to-1 फाइट है। तो अब देखते हैं, मेरा तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या लगा आपको, ये बताइए। वहाँ तो किसको डाला ये तो खैर नहीं, ये तो बता ही नहीं सकते यार, तो नहीं बताएंगे किसको वोट डाला, लेकिन हाँ दोनों साइड के वोट्स पड़ रहे थे और लोग आ रहे थे, और धूप थी, गर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद लाइनें थी लंबी। कई जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पर लाइनें लंबी भी थी और लोग वोट डाल रहे थे। उनकी चॉइस क्लियर थी उनके मन में पहले से। अच्छा, दिल्ली का मिजाज इस बार बहुत अलग दिखा, दोपहर के बाद लोगों ने वोट डालना शुरू किया अच्छे खासे। हाँ, ये आप सुबह, मैं खुद भी दोपहर में ही ऑफिस आने से पहले ही वोट डाल के आया हूँ, तो उस समय मैंने देखा कि लाइनें ठीक ठाक थी और लोग आ रहे थे कंटिन्यूअसली। अभी मैं हार्डली आधे घंटे पहले, हाफ एन आवर बिफोर, मैं वहां से आया, नॉर्थ ईस्ट में था।
वहां पर भी मोस्टली दोपहर के बाद लोगों की गाड़ियां लगनी शुरू हो गई। उसके पहले इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। सुबह 9 बजे तक सुबह 9 बजे तो भाई क्या हो रहा है? एक वक्त ऐसा था जब मनोज तिवारी वोट करने आए तो उस दौरान भीड़ लगी, उसके बाद फिर से खाली हो गया था, लेकिन शाम तक जाते जाते वो रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई। थोड़ा सा ना क्रेडिट हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी देना चाहिए, क्योंकि आज सुबह से मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे या मैसेज पे कम से कम 7-8 मैसेज आ रहे हैं, डाला था कि आप लोग जाइए और वोट डाल के आइए। मेडिकल के पूरे इंतजाम है, जो एनजीओज है मेरे ख्याल से वो भी मतलब सेवा में लगी पड़ी है, कभी जूस कभी शरबत। निर्वाचन आयोग और जो एक और बात जो कही जा रही थी कि जो विदेश मंत्री है उनको अपना बूथ ही नहीं मिल रहा था, ये क्या? अब ये तो उनको होता है, गलत जानकारी पहुंची होगी, लेकिन एक बात जो कही जा रही थी कि मतदान की प्रक्रिया बड़ी स्लो चलती है तो लोग बोर होकर लौट जाते हैं, जैसा हमने मुंबई में देखा था ना, कुछ लोग आए थे फिल्म अभिनेता जो कि लौट के चले गए थे। गुस्से में भी थे, उन्होंने अलग वीडियोस भी बनाए। मुझे तो दिल्ली में नहीं लगा, मैं जब वोट डालेंगे तो बहुत एक स्मूथ प्रोसेस चल रहा था। अब जरा बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल की तमाम तैयारी हमने कर रखी है। इससे पहले उड़ीसा, उड़ीसा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों, माहौल अभी वहाँ क्या है? देखिए विधानसभा में क्या है, उड़ीसा का जो अभी तक आप देखेंगे बीजू पटनायक जो है, सो वहाँ उनका है राज्य में बीजू पटनायक और केंद्र में मोदी, तो वो वाली बात वहाँ समझ में उनके अलावा तो खैर कोई चेहरा नहीं है और उनको लोग बहुत मानते भी। मुझे सबसे ज्यादा ऐसी बात है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसा कुछ होता है क्या? लगता तो नहीं है, लगता नहीं है, ऐसा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम राज्य में रहेंगे तो आप केंद्र में नहीं, ऐसा मुमकिन, नाराजगी तो देखने को मिली थी। हाँ, लेकिन फिर वोटर को आप कैसे कन्विंस करेंगे, ये तो आपको ये है ना, जो वोटर को आप कैसे कन्विंस, कि लोकसभा के लिए मोदी को वोट करो और विधानसभा के लिए बीजू पटनायक को वोट करो, तो ऐसा संभव नहीं है। उड़ीसा के लिए अपना चॉइस क्या लग रहा है? हमने पिछले 2 चुनाव में दिल्ली में देखा, जो लोगों ने 7 के 7 सीट बीजेपी को दे दिया और इनका झोली आम आदमी का झोली भर दिया। ऐतिहासिक मतलब अगर देखें तो अभी माहौल वहाँ क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? उड़ीसा में फाइट है, उड़ीसा में फाइट है, और उड़ीसा में जानते हैं मुझे जो अपनी दिलचस्पी है संबित पात्रा की सीट को लेकर, पूरी सीट देखते हैं संबित पात्रा का इस बार भी लक फेवर करता है या नहीं करता, वो तो पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं। देखते क्या लगता है भाई, जरा आप बताइए। बिल्कुल ऐसी थी कि लोग कह रहे थे कि भाई लोगों के यहाँ खाना खाने में उन्होंने बिता दिया, हर जगह जहाँ जा रहे थे, ठीक है, फाइट जैसे में। इस बार ग्राउंड रिपोर्ट ये सच है कि उन्होंने मेहनत की है खूब। बेसिकली हुआ क्या, उनको जब वो विवादों में आने लगे उनके अपने बयानों को लेके, तो उनको आलाकमान से या केंद्रीय यहाँ से लेवल से इनको बोला गया, जो अब आप यहाँ नहीं, अब आप पूरी को संभालिए, और स्पेस दिया गया, जो आप जाके ऊपर काम कीजिए। अभी ये तो उन्होंने जम के काम किया और लोगों के बीच गए भी। को लेकर मैं उस लोकसभा सीट में कई दफा गया, वहाँ जो मंदिर प्रांगण है या मंदिर ट्रस्ट है, वहाँ पर बीजू पटनायक की भी अपनी मूर्ति बोलती है, और कहा जाता है कि उस सीट पर कब्जा उसी का होता है जब मंदिर का ट्रस्ट की तरफ से जिसका सपोर्ट किया जाता है। बेसिकली आप ये जो देखिएगा, ये जो है ये एंशिएंट टाइम से चला रहा है, जहाँ पे मंदिरों और इसका वर्चस्व ज्यादा होता है, तो वहाँ मंदिर की तरफ से ही कहा जाता है, जो जिसको गाइड कर रहे हैं या जो मैनेजमेंट, तो फिर वो उस लेवल से वो होता है। वो किधर है, क्योंकि बीजू पटनायक का भी प्रभुत्व है वहाँ पर, मुख्यमंत्री तो है ही। और पिछले बार हाल ही क्यों थे संबित पात्रा, अगर मोदी लहर इस लेवल के था और उनका ये होता, तो फिर उनको जीतना चाहिए। तो वही जो ऐसा बहुत कुछ नहीं बदला है। अब संबित पात्रा ने खुद जो मेहनत किया है उसके बल पे अगर निकल जाए वो सीट, तो निकल जाए। क्या लगता है आपको? आप तो लगातार से मैं देख रहा था कि आप स्टडी कर रहे थे उस सीट को लेकर। लगातार वहां पर जो, अगर हम बात करें पूरी सीट की, खास तौर पे अगर पूरी सीट को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर रोड शो करते हैं, और हमारे खास तौर से न्यूज नेशन पे बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही, और खास तौर से पुरी के समीकरण को लेके, उड़ीसा के समीकरण को लेके उन्होंने जो बात कही थी कि भाई मुख्यमंत्री आवास में कई लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया। हाँ, तो ये बात प्रधानमंत्री ने कही। तो ये जो समीकरण है वहां पर पुरी में अभी कई सारे हैं, मतलब बहुत आसान नहीं है वो सीट वहां पर संबित पात्रा के लिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतलब नवीन पटनायक को लेकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वहां पर कब्जा कर लिया है, तो सीधा सीधा वो बिल्कुल तीखा हमला कर रहे हैं। क्लैश जो है वो देखने को मिल रहा है अलग अलग स्टेटमेंट्स में। कभी पटनायक की मौजूदगी नहीं होती है कार्यक्रम में, कभी पीएम नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट आना, वो दिखाता है कि क्लैश है अभी अंदर का। कोल्ड वॉर जो है ये है कि हिंदी भाषी जो चीजें होती है उसका असर वहां पे जाते जाते थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। वहां का नजरिया, कल्चर और थिंकिंग भी बिल्कुल अलग है।
तो इसीलिए वहाँ प्रधानमंत्री जो इधर कहते हैं उसका असर वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री का पूरी जाना, रोड शो करना, ये माहौल नहीं, उसका असर तो देखने को मिलता है। चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ, वो तो मतलब फायर ब्रांड नेता है, और कह लीजिए जहां पर जाते हैं वोटिंग परसेंटेज में भी, और कहने के वो वोट जो लोग वहां पर रैली में मौजूद होते हैं वो वोट में भी तब्दील हो जाता है। इतना असर, इतना प्रभुत्व जो है उन दोनों बड़े नेताओं का है। पुरी से इतर जो सीटें उनको लेकर कोई बड़ा चेहरा वहाँ पे जो हॉट सीट है? देखिए पुरी पे ही मेन ये फोकस है, फिर ये आपका भुवनेश्वर सीट है, भुवनेश्वर सीट पे भी टफ फाइट है, भुवनेश्वर सीट पे भी टफ फाइट है, लेकिन विधानसभा के साथ हो रहा है तो इसको कितना बीजेपी को कितना फायदा होता है, क्योंकि विधानसभा वाले आदमी एक बार मूड बना लेता है जो हमें इस पार्टी को वोट करना है, तो हम जाते हैं फिर उसी को वोट करके आंख बंद करके उसी को मतलब करके आते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से बीजेपी को कितना फायदा होगा कहना मुश्किल है विधानसभा के चुनाव में। तो बंगाल मुझे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होने में ये गेम चेंजर है, ये बीजेडी को नुकसान भी कर सकता है, और अगर बीजेपी की तरफ ये पाला गया तो बीजेपी के लिए तो ये मतलब जो भी होगा वो एक तरफ करेगा। इसलिए तो आप देखिए जो एक साथ चुनाव कराने का जो बीजेपी का कॉन्सेप्ट है, बीजेपी का इंदिरा भी कभी सोचती थी, तो लेकिन अब जो विपक्षी पार्टियां मतलब क्यों इसका विरोध करें, इसका ये भी एक लॉजिक है कि भैया ऐसे होगा तो ऐसे मेरा तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा। एक बार वोट करने जाएगा उसके दिमाग में मान लीजिए एक पार्टी सेट है तो वो दोनों जगहों के लिए वहाँ वही वोट करेगा, उसका असर हो जाता है, वो असर। और देखिए अब ये सब तो बात हो गई, बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में हम देख पा रहे हैं कि 7वें फेज में इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं, और अब तक जहां 6th फेज आज इलेक्शन हो रहा है, और आज भी वहां पर बवाल हुआ है, हिंसक झड़प जो है वहां पर हुई है। सुनने में आता है कि 3 जगहों पर तो बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया है। ये माहौल जो है ये पश्चिम बंगाल को किस ओर लेकर जा रहा है? पश्चिम बंगाल का माहौल, ये पश्चिम बंगाल लोग जानते हैं। हाँ, ये पश्चिम बंगाल का मिजाज है। थोड़ा सा अभी के संदर्भ में कहना थोड़ा सा गलत होगा, फिर भी मैं कोट करना चाहूंगा। ये आप देखिए फ्रीडम मूवमेंट के समय से देखिए जो कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो वहीं से विरोध का, प्रोटेस्ट का सब शुरू होता था। उसके बाद जब हम देश आजाद हुआ, सब कुछ हुआ, तो वहाँ देखिए जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पूरे इसमें कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का कैडर था, कांग्रेस का जो, और कैडर का काम होता है जो मान लीजिए गांव में 500 वोटर है, 500 वोटर को आपको जिम्मा दे दिया गया जो 500 वोटर को निकाल के तुम वोटिंग कराओ, ठीक है। इस पे हुआ वो जो बूथ मैनेजमेंट कहते हैं एक तरीके से, बूथ मैनेजमेंट राजनीति वहां से शुरू से रही है। सही कह रहे हैं सर, लेफ्ट के पहले जिसकी सत्ता थी और लेफ्ट में, और इवन ममता बनर्जी का नेचर ऐसा नहीं था, ममता की पार्टी सत्ता में आने के बाद लेकिन पैटर्न वही रहा है, पॉलिटिक्स वही रही है। पार्टियां बदली, नेता बदले, लेकिन वो कांग्रेस के बाद लेफ्ट ने उसको कब्जा किया, तो लेफ्ट का तकरीबन 30 साल तक वही रहा ज्योति बसु के कार्यकाल में। उसके बाद जब ममता दीदी आई तो ममता दीदी ने भी जिस आउटसाइडर का ममता जी विरोध कर रही थी, अब उसी का समर्थन कर रही हैं। तो ये सब तो बंगाल का नेचर हो गया, तो नेचर हो गया। और उसमें जो वोटिंग फीस दिया, आप अमूमन आप जो देखेंगे तो जो मुस्लिम बाहुल इलाका होता है वहाँ पे थोड़ा सा वोटिंग फीस थी ज्यादा, तो वो लोग ज्यादा मतलब। लेकिन बीजेपी ने बंगाल में कोशिश पूरी की, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी मिली है उन्हें, और इस बार भी उम्मीद यही है, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है ना, क्योंकि एक घटना वहाँ पर हुई थी जब हावड़ा ब्रिज के आसपास वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, जब वो राम यात्रा निकाली जा रही थी, तो मैं गया था वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वहाँ पर अलग अलग जो माहौल है ना वो देखने को मिला। कुछ बहुत लोग नाराज थे ममता बनर्जी से, कुछ लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि वो आ जाए। बंगाल की राजनीति में वो त्रिकोणीय नहीं होता, आप जब भी देखेंगे सीधा दो फाड़ में होता है। तो उस राजनीति का वहाँ है, या तो बीजेपी या ये। अब देखिए कांग्रेस कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है? कांग्रेस लेफ्ट नहीं, अब वहाँ 2 धड़े हैं, बीजेपी और टीएमसी। ये कहानी आगे अगर बदलती है तो बीजेपी अगर मान लीजिए कभी सत्ता में आती तो भी एक पार्टी ऐसी रहेगी जो ये विरोध का स्वर रहेगा। तो देखिए ये तमाम चर्चाएं जो है वो हमने की। यूपी के लिए मैं इनसे पूछते हैं, यूपी में क्या हालात है? पल्लवी जी आइए, पल्लवी शामिल हुई चर्चा में, और बताइए कि उत्तर प्रदेश में यूपी में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक तो 49% वहाँ पर मतदान हो चुका है। दिल्ली वाला पैटर्न है, ओवरऑल है। और ये वो सीट है अब जो पिछले चुनाव में यहाँ 14 सीटों पे हुआ था, उसमें से 9 सीट बीजेपी के खाते में आया था, 1 समाजवादी पार्टी के खाते में, और 3 जो सीट है उनके खाते में, 4 सीट इसके खाते में है। क्या बोलते हैं? बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी। तो इस बार क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा? ये बड़ा सवाल है। इलाहाबाद सीट, क्योंकि इस बार तो इलाहाबाद सीट से कांग्रेस के खाते में गई है इंडिया गठबंधन से। बड़ी बात है कि 1984 में लास्ट जीती थी वहां पर कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद अब इंडिया गठबंधन के तहत उन्हें ये सीट मिली है। सवाल बड़ा है कि
कि इतने लंबे गैप के बाद जब अमिताभ बच्चन सांसद बने तो उसके बाद अब आप कैसे इतने लंबे गैप को यहाँ पर पाट पाएंगे और ऐसा क्या बड़ा करके दिखा पाएगी कांग्रेस यहाँ पर? ये तमाम जो ऐसे सवाल है इनका जवाब तो खैर 4 जून को ही मिलेगा, लेकिन टफ फाइट मान सकते हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरी मेहनत की है इस बार कांग्रेस के साथ। क्या बीजेपी का 9 में से कुछ बढ़ेगा या कम होगा, क्या अनुमान आपका? ये 4 जून को पता लगेगा। सीटों का मैं विश्लेषण बताता हूँ। जौनपुर में कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह के सपोर्ट के बाद एक तरफा मुकाबला है, लेकिन ऐसा नहीं। ग्राउंड पे वहाँ चीजें बिल्कुल अलग है, वहाँ फाइट बराबर है। बलिया सीट इस बार जो पिछली बार भाजपा, हालांकि नीरज शेखर, अब क्या होता है लेकिन वहाँ पर भी फाइट है और ये बीजेपी के सर्वे में समझ में आ गया है। आजमगढ़ सीट को लेकर भी है कि निरहुआ इस बार एक तरफा मार्जिन से नहीं है, नहीं। बहुत तगड़ा एकदम बिल्कुल फाइट है, नेक टू नेक है। अगर कोई जीतता तो 50, 60, 70 हज़ार 1 लाख के वोटों से इतना से ही जीतेगा। बस्ती को लेकर भी चुनौतियां हैं, यानी पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार क्लीन स्वीप था भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, वो इस बार लड़ाई में आ गई। पूर्वांचल तो वैसे भी एक टफ टारगेट रहा है बीजेपी के लिए और इसीलिए पूरा फोकस पूर्वांचल पे ही रहा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर समीकरण अलग है ना, वहाँ पर मुख्य अगर देखें तो सिर्फ बीजेपी है ही नहीं वहाँ पे अनुप्रिया पटेल का भी दबदबा है, वहाँ पर सुभाष का भी दबदबा है, राजा भैया है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है। इस बार पिछले चुनाव से इस बार का जो यूपी का जो चुनाव है, यूपी में भी मोटा मोटी आप कहें तो सिर्फ 2, या तो इंडिया गठबंधन या बीजेपी। पूर्वांचल की जब हम बात कर रहे हैं तो आज दोनों ही बड़े नेता, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ खुद गाजीपुर में हैं और इसके बाद योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर में खुद अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी एक साथ सभा कर। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, 2 लड़कों का जो जिक्र होता है बार बार, इस बार मैं कांग्रेस को बहुत शहजाद कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ नहीं, कांग्रेस का बहुत प्रभाव नहीं। देखिए, अमेठी, रायबरेली एक हो गया है आपका, जहाँ से इमरान, क्या नाम है इनका, प्रतापगढ़ी, नहीं इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, एक और है सीट मेरे दिमाग से अभी फिसल रहा, देखिए जुबान से। वहाँ पे 3-4 सीटों को लेकर कांग्रेस का कोई असर नहीं है, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी ने इस बार वाकई में अपने आपको कमबैक या रिवर्स करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये बीजेपी भी समझती है कि अच्छा, दूसरा ये है कि यूपी में ये एक और नेचर होता जा रहा है कि यहाँ पर भी 2 पार्टी सिस्टम होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी। बाकी सब अपने अपने तरीके से राजनीति कर रही है। ठीक है, यूपी से स्टेट वाइज डिपेंड करता है, बिहार की बात करें, हाँ चीजें होती है। यूपी से वापस आते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली के साथ हरियाणा का जिक्र होना जरूरी है। और हरियाणा वो राज्य है जो इस बार बहुत कुछ संकेत और संदेश दोनों देने जा रहा है। अगर आपने कुछ विश्लेषण उसका रिसर्च किया तो मुझे जरा बताइए, फिर मैं बताऊंगा। देखिए, हरियाणा की 1-2 सीटों पर मैं भी जाके वहां से रिपोर्टिंग करके आया। देखिए, हरियाणा के क्या है, जो इस बार बीजेपी का बहुत ज़्यादा 10 सीट में 10 को रिटेन कर पाना बीजेपी के लिए बड़ा टफ फाइट रहेगा। मुझे लगता है जो 50-50 का ना टक्कर जो है मुकाबला गेम हो जाए, क्योंकि महिला वाला मुद्दा वहाँ रहा, जो खिलाड़ियों वाला मुद्दा, पहलवानों वाला काफ़ी हावी रहा, किसानों का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। उसका से ये तो आर्मी वाला जो था वो मुद्दा काफ़ी, अग्निवीर वाला मुद्दा काफ़ी हावी रहा। ऊपर से इंडिया गठबंधन का जो 1 लाख रुपया है जो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है, 4-5 योजना जो रखा, उसका इधर सर 10 साल वहाँ पर लगातार बीजेपी की सरकार होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी वो इलाका है जब किसानों का संघर्ष शुरू हुआ था, या किसान जब आए थे तो वो बॉर्डर बना था, और वहाँ पर आपने देखा कि जब खट्टर सरकार थी तब किसान उससे नाराज भी हो गए थे। वो अभी तक है, पहलवानों का मसला है ही है। इन सब के अलावा अब वहाँ पर लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, उनको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ लोकसभा चुनाव की सीटों पर भी असर पड़ेगा और विधानसभा चुनाव की सीटों पर भी असर पड़ेगा इस बार। तो हरियाणा बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। अब बात पंजाब की, पंजाब में था आज इलेक्शन? पंजाब में आज नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट। तो ये 3-4 राज्यों का विश्लेषण था, जिसको लेकर ये है कि इस बार नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है या बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। अच्छा, मैं जिस सीट पर आज गया था उसका जरा बताता हूँ। कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक ऐसे अकेले सांसद हैं जो इस बार दिल्ली में रिपीट किए गए। और इन सब के अलावा जो सीट नॉर्थ ईस्ट है वो चौथी दफा चुनाव हो रहा। परिसीमन 2008 में होता है, एक बार कांग्रेस आती है, 2 बार लगातार मनोज तिवारी जीतते हैं और तीसरी बार फिर से टिकट दिया गया कि पूर्वांचल और बिहारियों का वोट वहाँ अच्छा खासा है। लेकिन वहाँ बिहार का कन्हैया कुमार होने के नाते और कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार जो लग रहा था कि फाइट एक तरफा होगी, वो है नहीं। हाँ, वो तो
वो दिख रहा है। हालांकि लीडिंग पोजीशन में मनोज तिवारी जरूर है। तो ये दिल्ली को लेकर भी हर एक सीट पर अमूमन ऐसा विश्लेषण इस वक्त आ रहा है, 2-3 सीटों को देखा जाए, लेकिन मैं वोट शेयर देख रहा था इसी सीट का, तो हालांकि बीजेपी का भी वोट शेयर बड़ा है, बहुत ग्रोथ है, लेकिन कांग्रेस का भी वोट शेयर बड़ा है, आम आदमी पार्टी का भी वोट शेयर बड़ा है। किस सीट पर? इसी सीट पर, हाँ, नॉर्थ ईस्ट पे। लेकिन देखिए नॉर्थ ईस्ट सीट पर एक चीज सर मैं ऐड ऑन करूं, और वही अगर 2008-9 वाला इलेक्शन में कांग्रेस थी अच्छे खासे मार्जिन में। 2014 वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जब कमजोर थी उस दौरान थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, बीजेपी बढ़ी, लेकिन आम आदमी के पार्टी के उभार के बाद वहां पर कांग्रेस लगभग शून्य में पहुंच गई थी। इस बार कांग्रेस के लिए बूस्टअप ये है कि आम आदमी पार्टी साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ, और वो सीट उस खाते में गई है, तो लोगों के दिमाग में रिमाइंड किया है कि कांग्रेस है यहाँ पे। हाँ, देखिए सबसे दिलचस्प क्या है दिल्ली की राजनीति में, जो कांग्रेस को लगभग अगर हम ऐसे एक बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी, बिल्कुल उसी पे इसका हुआ। अब जंग तो इसीलिए ही शुरुआत हुई कि कांग्रेस को खत्म करना कैसे भी है। जब कांग्रेस के कुछ कैडर वोट था, अब उन्होंने तो चलो किया, लेकिन जो बीच वाले वोटर थे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अमूमन लोग ये सोचता है जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको वोट करें, एक लास्ट टाइम का जो वोटर होते हैं। तो इस बार वो चीज नहीं है, इस बार ये है जो कांग्रेस का वोट और आम आदमी का वोट जो है सो एक साथ तो जा ही रहा है, एक गिर ही रहा है। और ऐसे वोटर्स, देखिए बीजेपी का अपना कैडर है, बीजेपी के कैडर को किसी भी आप दे दीजिए, मोदी जी के नाम पे वोट देना है तो देना है, वहां प्रत्याशी मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसे वोटर्स जिनको ये डिसाइड नहीं है जो मैं इसे दूं या इसे दूं, तो फिर लगता है चलो ये जीत रहा है इसे ही दे दो। हाँ, तो कम से कम इस तरह का जो पलायन होता था 10-12% का, वो इस बार बड़ा डिसाइड करेगा, और यही खेल यहाँ पे दिल्ली के चुनाव में होगा, अहम भूमिका निभाएगा, अहम भूमिका निभाएगा। और युवाओं में भी रोजगार, महंगाई, ये सब एक तो मुद्दा है। यही जो फर्क है ना, वो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की पब्लिक और यूपी, बिहार या अदर स्टेट की पब्लिक में, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक ना बहुत ही सॉर्टेड है, उन्हें मालूम है कि मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा, 8 घंटे की शिफ्ट करूंगा या फिर मैं अपनी जॉब करूंगा, मैं अपने घर आऊंगा, उसके बाद मुझे चाहिए सेफ्टी, मुझे चाहिए सिक्योर प्लेस, मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए कि मैं अपना सही तरीके से खाना पका सकूं, अच्छी तरीके से खा सकूं। और सॉर्टेड है, बहुत ही सॉर्टेड है, और सुबह सही तरीके से समय पे ऑफिस पहुंच सकूं, यानी कि ट्रैफिक की समस्या, यानी तो ये सब चीजें सोचकर ही दिल्ली के वोटर्स जो है वो वोट किया था। 7 सीटों पर फाइट की एक वजह जो आपने कही अभी सचिन, बिजली और पानी। बिजली और पानी का नाम लेते ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, और घरों परिवारों में जाकर पूछेंगे तो मैंने कहा ना, महिलाओं को लेकर अलग नजरिया था और पुरुषों का अलग था। पुरुष हो सकता है इस बात को ना समझे, लेकिन महिलाएं समझ रही थी कि इसका कितना। दूसरा ये है कि फ्री मेडिकल और फ्री बस सेवा, इसका भी असर है। तो यहाँ पर जो साइलेंट वोटर है वो किधर जाएगा, ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा, 4 जून को पता। लेकिन ये देखिए जो राम मंदिर का मुद्दा, ठीक है अभी चुनाव में इतना बढ़ चढ़ के नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों के जहन में है, ये जहन में है जो राम और राशन। देखिए राम और राशन बीजेपी इसी पे खेलती हुई आ रही है और अभी भी खेल रही है। कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सर मैं बताऊं, जो जिसके दिमाग में ये बात है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये साफ कह रहा है कि मैं इधर ही जा रहा हूँ, उसके लिए इफ एंड बट और ये मुद्दे नहीं है। राष्ट्रवाद और राम मंदिर, वो साफ कह रहे हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये चीजें हैं। तो मैं जानता हूँ कि जिसने करवाया, लेकिन दिल्ली के वोटर के मिजाज पे ये भी एक इशू है जो केजरीवाल को जो जेल जाना पड़ा और बीच में जितना राजनीति हुआ। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। पहले जेल जाने से पहले कम से कम ये था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो लोग मानते थे कि नहीं वो करप्ट नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश का भला चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जब वो जेल चले गए तो मुझको लगता है कि सिंपैथी से ज़्यादा लोग अब ये बिलीव करने लगे हैं कि हो सकता है कि वो कल्पित हो सकता है कि वो करप्ट हो। और जैसे कि आपने कहा कि जो सस्पेंस बना हुआ है ना, जो 12% है, बॉन्ड फिर क्या है? देखिए चुनावी बॉन्ड नहीं, मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश तो की गई थी, ऐसी बात नहीं है। और फर्क भी हो सकता है पड़े, लेकिन बीजेपी ने इसको ना बहुत ही साइड कर दिया, साइडलाइन कर दिया। बीजेपी को इस अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का असर दिल्ली में नहीं होगा, इसका पूरा नेशन वाइज होगा, क्योंकि बीजेपी को ये मैसेज देना था कि इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं सारे करप्ट हैं। हाँ, मोदी जी अभी प्रधानमंत्री अब लगातार रैली में बोल भी रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा। कि न अरविंद केजरीवाल के जाने का मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों पर असर पड़ेगा। अगर असर पड़ता कि भाई वो करप्ट हैं, तो फिर एक तरफ ये भी पॉइंट है कि घर के 4-5 हजार रुपए हर महीने बचाने वाला शख्स भी यही, वो दूसरा भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा ये है कि बीजेपी अगर इसको कितनों भी भुनाना चाहे तो भी उसके लिए वो जानती है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के किले को भेदना बहुत मुश्किल है। तो बीजेपी इस पर वोट भी नहीं मांग रही है।
बीजेपी चीजों को बहुत सही तरीके से सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और देश में जो सरकार ने काम किया है उसको लेकर, लेकिन पंकज सर वही बात आ गई कि आपने लोकसभा में चुना किसी और को और विधानसभा में चुना किसी और को, तो जनता जो है वो दिल्ली का उनका फैसला, दिल्ली का नेचर बन गया है। तो ये ट्रेंड क्या लग रहा है, जारी रहने वाला है? अभी तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। देखिए जैसे एमसीडी में बढ़े ना वोट परसेंट, आम आदमी पार्टी के वोट परसेंट बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी लीड कर रही है। विधानसभा चुनाव में परिणाम अलग हो सकता है, बिना विधानसभा में अलग हो सकता है। तो ये देखिए तमाम चर्चाएं हमने की, और ऐसे ही सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए देखते रहिए आप न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। बिल्कुल। और वोटिंग टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं, 5 बजे। तो वोट नहीं दिया तो वोट देने जरूर जाए आप, है कि नहीं? निश्चित रूप से, नहीं तो अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। धन्यवाद।